हेलो डियर, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस वीडियो के अंदर। आज हम हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करने वाले हैं और होपफुली आज ही ख़त्म कर देंगे। बहुत दिनों के बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन आपको नहीं पता होगा क्यों, क्योंकि मैं आगे चल रहा था वीडियो रिकॉर्डिंग में और आप लोगों को आगे आगे मिलती जा रही थी। हुआ क्या कि जैसे मैंने एक वीडियो में जिक्र भी किया था कि मेरी आंखें ऐसे रहने लगी कि मेरा सोने का दिल करता था, मतलब कि आंखों पर स्ट्रेस पड़ता था। अभी मैं रिलैक्स हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो आंखें में आराम से मैंने खुली रखी है। जो स्क्रीन टाइम था वो इतना इंक्रीज़ हो गया था कि डॉक्टर ने ये बताया कि जब आप स्क्रीन देखते हो तो क्या है, कंप्यूटर यूज़ करते हो या चाहे मूवी देखते हो, कुछ भी करते हो, जब आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो ब्लिंक रेट घट जाता है। ब्लिंक हम कम करते हैं। हम ब्लिंक जब करते हैं तो क्या होता है, हमारी पलकें एक मॉइस्चर की लेयर ऊपर करके चली जाती हैं आँख के ऊपर, हमारी आँखें मॉइस्ट रहती हैं। लेकिन जब ब्लिंक रेट घट जाएगा तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, आँख शुष्क हो जाएगी, ठीक है, सूखी होएगी। जब यही चीज़ लंबी चलेगी तो क्या होएगा कि भाई ज़्यादा शुष्की आ जाएगी आँखों में, तो उसके कारण भाई हो सकता है थकी हुई फील हो, उतनी फ्रेश फील ना हो। तो 2-3 दिन का मैंने रेस्ट लिया, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी क्योंकि मैं आगे चल रहा था, तो इसलिए हो सकता है एक दिन एक वीडियो भी नहीं आई, उसकी भरपाई मैं आज कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने बाकी जो घर के काम थे वो निपटा लिए। उन दिनों जो स्क्रीन है उससे मैंने रेस्ट दे दिया। आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं स्क्रीन जो है उसी से आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। तो आपका स्क्रीन टाइम मेरे जितना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मेरा स्क्रीन टाइम सिर्फ ये नहीं है, एक तो मैं इस स्क्रीन के कितनी पास खड़ा हूँ, एक्चुअल में ये स्क्रीन इतनी दूर से अच्छे से दिख रही है, मैं इतनी पास खड़ा हूँ। हर एक टीचर भाई इतना पास लिखेंगे तो अब खड़ा होना ही पड़ेगा। एक तो यहाँ पर स्क्रीन के बिल्कुल आंख गड़ाए खड़े हैं हम, और दूसरा जब कंटेंट तैयार करते हैं तो भी स्क्रीन टाइम होता है, सिर्फ पढ़ाते टाइम नहीं होता। मेनली पता है, मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता जितना इस कंटेंट को अरेंज करने में, आगे पीछे आपको लग रहा होगा कि चीज़ें बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, वो तैयार करने में लगता है, तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो जाता है। तो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस डॉक्टर ने फिर क्या बताया, मुझे एक आधी दवाइयाँ दी, वो मैं चलो कर रहा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। एक ये भी बात बताई कि जैसे हम ऑफिस में बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना, कई बार एक आधी बार ऐसा हो जाता है कि जिम विम भी मिस हो गया, तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना हो नहीं रहा और खाली हो रहा है तो बहुत कम हो रहा है। तो दिन में जब आपको 1-2 घंटे पढ़ते हुए हो जाए, 1 घंटे एक स्क्रीन के ऊपर हो जाए, तो क्या करो, आप थोड़ा सा दूर देखो, अपनी खिड़की से दूर देखो। दूर का मतलब आसमान देखो, कोई दूर का घर देखो, आंखें थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी। 1 घंटा 2 घंटा हो जाए तो ब्लिंक थोड़ा सा कर लो, है? आपको याद आ जाए तो ब्लिंक कर लो थोड़ा सा, वो मॉइस्चर रिटेन हो जाएगा, है? तो आंखों का ध्यान रखो। तो चलो, अब और ज़्यादा बातें ना करते हुए इस काम को स्टार्ट करते हैं जी। तो इन 1-2 दिन में मैंने फिर फ़ोन के ऊपर आपके टेलीग्राम पर मैसेज भी नहीं देखे, आज देखूंगा। तो स्टार्टिंग की 5-6 मिनट जो मैं आपको बातें बताता हूँ वो उसी कन्वर्सेशन के ऊपर बेस्ड होती है, तो आज मैं वो बात भी नहीं बताऊंगा। यही उम्मीद है कि भाई अच्छे से पढ़ रहे होंगे, हैं? मैं आपके वो मैसेज पढ़ूंगा इस वीडियो के बाद, फिर देखेंगे। तो अब बात करते हैं जी हाइट एंड डिस्टेंस की। हाइट एंड डिस्टेंस बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और मैंने इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बना दिया है। कंसेप्ट जिस लेवल पर सब लोग पढ़ रहे हैं उससे 1 लेवल या 2 लेवल आगे ही मैं इसके अंदर लेकर गया हूँ। वो आप जब मैं आपको करवाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि अरे वाह, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को, है? आप सबसे तेज़ क्वेश्चंस उड़ाने लगोगे, बिना दिमाग में कुछ याद किए, खास बड़ी चीज़ है, बिना ज़्यादा स्ट्रेस लिए। चलिए जी देखते हैं। तो सबसे पहले जो हम करने वाले हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट और रिपीटेटिव ट्रायंगल्स। कई ऐसी ट्रायंगल हैं जो बार बार इस टॉपिक के अंदर रिपीट होती हैं, वो कौन सी है? मैंने इसको अभी रंगीन रखा हुआ, वाइट जानबूझ के रखा है। यहाँ पर कुछ एक आधी एनिमेशन है, कुछ डायग्राम है, उसके बाद हम फिर से ब्लैक स्क्रीन पर चले जाएंगे, ठीक। देखो, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव ट्रायंगल जो इस टॉपिक के अंदर है, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव ट्रायंगल, हालांकि ये ट्रायंगल्स मैं पहले करवा चुका हूँ बट एक बार रिपीट कर लेते हैं भाई, क्या ही है, वो है 30-60-90 वाली। फिर उसके साथ ही ऑलमोस्ट उतनी ही रिपीटेटिव, ऑलमोस्ट उससे थोड़ी सी कम है, बट ये नहीं है कि कम है तो हम कम याद रखेंगे, 45-45-90 वाली ट्रायंगल। और काफ़ी रेयर कभी कभी यूज़ होती है, लेकिन जो चीज़ कभी कभी यूज़ होती है उसी में ज़्यादातर बंदे मार खाते हैं, उसी में हम कॉम्पिटिटिव एज ले जाते हैं, है ना।
तो वो है 15, 75, 90 वाली ट्रायंगल। मैंने इस चैप्टर को 2-3 हिस्सों में बांट रखा है, एक जगह पर एक टाइप के सवाल तरीके से आपको करवाऊँ। तो क्या है, मैंने आपको क्या बताया, साइन रूल के तहत अगर हमें ट्रायंगल की एंगल्स पता लग जाएं तो उनके सामने वाली जो साइड्स हैं उनकी लंबाई का रेशियो होता है जो साइन 15 का साइन 75 का जो रेशियो है ना, तो वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 30, 60, 90 की ट्रायंगल के अंदर 30 के सामने जो भी लंबाई है उसकी √3 गुना लंबाई होगी 60 के सामने वाली साइड की, 2 गुना लंबाई होगी 90 के सामने वाली साइड की। क्लियर है? 30 के सामने वाली साइड की जो लंबाई है उससे 2 गुना 90 डिग्री के सामने वाली साइड की और √3 गुना 60 के सामने वाली साइड। इस चीज को हम बहुत बार यूज भी कर चुके हैं ना। ओके, नेक्स्ट जो 45, 45, 90 वाली ट्रायंगल है उसमें साइड्स का रेशियो होता है मेरे भाई है, बिकॉज इक्वल एंगल्स के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो 45 के ऑपोजिट वाली तो दोनों इक्वल हो गई, पाइथागोरस लगाओगे तो √2 आ जाएगा। ठीक है, और 15, 75, 90 में ये रेशियो होता है साइड्स का, साइड्स की लंबाइयों का। इसको आप कैसे याद रखेंगे, वैसे याद ही रखना पड़ेगा कि जो छोटा एंगल है उसके सामने वाली साइड छोटी होती है तो नेगेटिव वहाँ पर है, बड़े एंगल के सामने बड़ी होती है तो पॉजिटिव वहाँ पर है, और 90 के सामने है 2√2। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा ये ट्रायंगल यूज होती है, लगभग ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा यूज होती है। एक आधे क्वेश्चन में ये भी देखने को मिलेगी, तो ये भी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ वैसे। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, आपके सामने कुछ सवाल हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने से बढ़िया है मैं वैसी ही सिचुएशन को बहुत बार रिपीट करवा दूँ। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, 6 ट्रायंगल हैं, उनकी एक एक साइड गिवन है, सारी साइड निकालो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके, फिर अगर किसी में डाउट हो तो मेरे को देख लो। ठीक है, नहीं तो स्किप कर दो इस पोर्शन को पहले ही। चलो जी, अदरवाइज फिर देख ही लो, स्किप भी मत करो। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरीके से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ वैसे देख लेंगे, अपनी सिंक होएंगी तो बढ़िया बात है, नहीं तो आप सीख लोगे। अगर 30 के सामने 10 है तो 60 के सामने इसका √3 टाइम्स 10√3 और 90 के सामने इसका डबल 2। ठीक, अगर 90 के सामने 30 है तो मैं सबसे पहले, मुझे कुछ भी बताओ, मैं 30 के सामने वाली निकालता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने 30 के सामने वाली का रिलेशन पता है 90 के सामने वाली के रिस्पेक्ट में भी और 60 के सामने वाली के रिस्पेक्ट में भी। तो 90 के सामने 30 है तो 30 के सामने इसके आधी होगी, 90 के सामने वाली डबल होती है तो 15, तो 60 के सामने 15√3। 60 के सामने 60 है तो 30 के सामने 30 है ना, जस्ट जोकिंग, ऐसे मत करना। 60 के सामने 60 है तो 30 के सामने होगी √3 से डिवाइड करो। तो जब भी आप √3 से डिवाइड करोगे तो क्या करोगे, 3 से डिवाइड किया करो। किससे? 3 से। 3 से 60 को काटोगे तो 20 पर जाएगा और एक √3 चिपका दिया करो। √2 से डिवाइड करो तो 2 से डिवाइड करके √2 चिपका दिया करो। तो 60 के सामने 60 है तो 30 के सामने √3 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 20√3। 90 के सामने इससे डबल 40√3। और इस टॉपिक के अंदर कई बार हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ। ठीक है, करवा दिए ना ये सर्ट्स एंड इंडिसेस के अंदर। देन 45 के सामने 60 है तो 45 के सामने 60 है तो 90 के सामने 60√2 हो जाएगी। वेल डन। 45, 90 के सामने 40 है तो √2 से डिवाइड करूंगा, √2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से डिवाइड कर दूंगा और √2 चिपका दूंगा, 20√2 और 20√2। बहुत ही उम्दा। देन 90 के सामने अगर 60 है तो ये क्या है, ये 2√2 है। ये क्या है, ये 2√2 है। तो 15 के सामने क्या होगा, √3 - 1। तो 60 को मैं डिवाइड करूंगा, ये 2√2 यूनिट की वैल्यू है। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होएगी और √3 - 1 की वैल्यू ये होगी। अब अगर मैं आपको एक बात बताऊं, देखो अगर इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो 1:1:√2 है तो ये तो रेशियो है। अगर मैं तीनों को √2 से गुणा कर दूं तो √2 2 हो जाएगा। अगर 3 से गुणा कर दूं तो 3 हो जाएगा। तो ये जो रेशियो है इसको तो मैं बहुत सारी फॉर्म में याद रख सकता हूँ। तो ऐसे ही कई बुक्स में कई जगह आपको 15, 75, 90 के कई रेशियो मिलेंगे, मत याद रखना उनको। एक रेशियो के 10 रूप याद नहीं रखेंगे हम, एक बेसिक रूप याद रख लेंगे। अगर कहीं हमने ये कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है। एक एक चीज़ के लिए ऐसी चीज़ें थोड़ी वो करेंगे, रटेंगे। तो सिर्फ इसको याद रखो।
√3 - 1 √3 + 1 2√2 दैट्स इट। अदरवाइज लिखने को तो इनको मैं बहुत तरीकों में लिख सकता हूँ। 2√2 से सबको डिवाइड कर दूँ तो कुछ और ही आ जाएगा, √2 से डिवाइड कर दूँ तीनों रेशियो को, कुछ और ही आ जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगाना, ठीक। 75 के सामने क्या होगा, 60 डिवाइडेड बाई 2√2, ये एक यूनिट की वैल्यू, तो √3 प्लस यूनिट की वैल्यू ये हो गई, ठीक। क्लियर, आगे बढ़ जाए। चलो जी, अब आपको एक बार टर्मिनोलॉजी बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। वैसे तो होपफुली आपको ये पता होगी, बट एक बार बता देता हूँ। इतनी प्यारी एनिमेशन करी है तो 1 मिनट लगेगी। ये एक बिल्डिंग है, ये इसके सामने एक ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये एक बंदा है जो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, सिर्फ इसकी गर्दन दिखाई है, बट पूरा बंदा है। तो दो कोण होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है मैं अपनी गर्दन को कितनी ऊपर उठा रहा हूँ किसी चीज़ को देखने के लिए, कितना एलिवेट किया, ठीक है। उसको शायद बोलते हैं उन्नयन कोण, कितना ऊंचे उठाया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है मैंने अपनी गर्दन को कितने नीचे किया, ठीक। क्लियर है। अवनमन कोण, कितना नमन करना पड़ा है मुझे, कितना नीचे करना पड़ा है, ठीक। तो मान लो आप नीचे खड़े हो, मैं ऊपर खड़ा हूँ, या फिर चलो आपको ऊपर कर देते, आप ऊपर खड़े हो, मैं नीचे खड़ा हूँ। तो आपको देखने के लिए मैं जितनी गर्दन उठाऊंगा वो मेरे लिए एंगल ऑफ एलिवेशन है, लेकिन आपको ऊपर से मुझे देखने के लिए गर्दन नीचे करनी पड़ेगी, वो आपके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो मैं जितनी गर्दन उठाऊंगा उतनी ही आप झुकाओगे। मैं आपसे नीचे खड़ा हूं तो मुझे ऊपर देखने के लिए जितनी उठानी पड़ रही है उतनी ही आपको झुकानी पड़ेगी देखने के लिए, ठीक है। तो आपके लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मेरे लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। ये यहां पर देख लेंगे। तो नजर बिल्कुल सामने है, तो इस बिल्डिंग पर ये लड़की खड़ी है, तो ये अपनी मुंडी को कितना ऊपर कर रही है देखो, तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यहां पर खड़ा एक पर्सन है, उसको देखने के लिए कितना ऊपर कर रही है, तो दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये अगर एंगल थीटा है तो इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा है। अब नेक्स्ट, मान लो नीचे एक झोपड़ी है मेरे जैसे गरीब आदमी की, है ये आप जैसे बंदे की बिल्डिंग है। तो अब यहां पर ये लड़की खड़ी है, ये इसको देखने के लिए अपनी गर्दन को कितना नीचे करेगी, दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो ये जितना नीचे किया ये अल्फा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा। लेकिन यहीं पर एक बंदा खड़ा होगा, आगे मैंने और भी एनिमेशन की है, तो देखो अगर यहां पर एक बंदा खड़ा होता, वो इस लड़की को देखने के लिए अपनी नजर इतनी नीचे करता, तो ये भी थीटा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं भैया, इनको हमें पैरेलल लेना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, थीटा थीटा। तो यहां के लिए जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, यहां के लिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर है? चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या होएगा, यहां के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा। तो हम क्या करेंगे सर, हम ये यूज करेंगे, आइए हमारे लिए जो कंफर्टेबल होगा वो यूज करेंगे, जो हमसे क्वेश्चन को तेज करवाएगा। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन एक ही करवाऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं करवाऊंगा, एक बार देख लो। उसके बाद सारे वो क्वेश्चन करेंगे जो मोस्टली आते हैं एग्जाम में, मॉडरेट से हाई। ए वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई इज ब्रोकन एट। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर आपसे छोड़ो इनको, जितने भी मैंने आपको ट्रायंगल्स बनाई हैं वो ट्रायंगल बनवाएगा, अलग अलग सिचुएशन होगी, अलग अलग तरीके से वो बनवाएगा, उसी रेशो को यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे वो क्वेश्चन के माध्यम से हम देखेंगे, ठीक। एक बार ये देख लेते हैं। एक वर्टिकल पोस्ट है, 15 फीट हाई है, एक सर्टेन हाइट पर टूट गया है, उसका अपर पोर्शन कंप्लीटली सेपरेट हो गया है, नॉट कंप्लीटली सेपरेट नहीं हुआ है, जुड़ा हुआ है, मीट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक। फाइंड द हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन। तो कुछ इस तरह का सिस्टम है, ये पोस्ट खड़ा था, ये यहां से टूट गया है, ऐसे ग्राउंड को इसका टॉप मीट हो गया है, कंप्लीटली ब्रोक ने टूटा नहीं, ठीक है भाई। चलिए, तो क्या बताया इसने, वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई। तो एक्चुअल वैल्यूज को बाद में यूज करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं ये ट्रायंगल कौन सी बन रही है। ट्रायंगल बन रही है 30 60 90 की। तो 30 के सामने अगर 1 यूनिट है तो 90 के सामने 2 यूनिट है और 60 के सामने √3 यूनिट है। एग्जामिनर ने बताया है कि जो पोस्ट की लंबाई है वो 15 यूनिट है, यानी कि ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक ये पोस्ट की लंबाई है। तो 2 + 1 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू है मेरे भाई 15, यानी कि एक्चुअल जो चीजें हैं वो 5 गुना है, एक्चुअल जो चीजें हैं वो 5 गुना है। तो उसने क्या पूछा है,
फाइंड द हाइट एट विच पोस्ट इज ब्रोकन, कितनी ऊंचाई से पोस्ट टूटा है, 1 यूनिट, तो 1 का 5 गुणा 5 मीटर, 5 मीटर ऊंचाई से पोस्ट टूटा है। अगर वो ये पूछ लेता अपने पैरों से कितनी दूर जाकर जो पोस्ट का सिर है वो टच हुआ है ग्राउंड में, तो हम कर देते 5√3, चीजें 5 गुना है, तो यहाँ पर आंसर विल बी ऑप्शन बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसमें तो कोई परेशानी आपको हुई नहीं होगी, बिल्कुल भी क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम नहीं करेंगे कि भैया बंदा पतंग उड़ा रहा है, डोर की लंबाई बताओ, यहाँ से पतंग उड़वा लो, या ये बिल्कुल एक ट्रायंगल वाले क्वेश्चन है। हम करेंगे 2 ट्रायंगल वाले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, ठीक है, उसमें एक ट्रायंगल भी रिपीट होती ही रहेगी, ठीक है भाई। तो अब मैं आपको इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने वाला हूँ, एक चीज़ बताने वाला हूँ, एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ जो मैक्सिमम क्वेश्चन में यूज़ होएगी, और ये बहुत फास्ट है, ये कहीं पर भी आपको अवेलेबल भी नहीं होगी, ठीक है। तो सुनो ध्यान से सुनिएगा। मैक्सिमम क्या होता है, मैक्सिमम जो एग्जामिनर है वो 2 ट्रायंगल जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है, 2 ट्रायंगल जैसी सिचुएशन क्रिएट करता है अपने एग्जाम के अंदर, और मैक्सिमम मैंने देखा है 70-80% प्लस वो दोनों ट्रायंगल 30-60-90 की होती हैं, 30-60-90 है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि इसको मान लेते हैं 30-60-90, 30-60-90 की 2 ट्रायंगल हैं, और उनके अंदर एक साइड को वो कॉमन दे देता है। जैसे यहाँ पर ये कॉमन है AD, ठीक है। तो बहुत बार आपको लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन में ये देखने को मिलेगा, इस तरह के क्वेश्चन में, कि 30-60-90 की 2 ट्रायंगल हैं, उनकी एक साइड कॉमन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक रेशियो को याद करेंगे। क्या, सुनो ध्यान से, देखो, जो साइड कॉमन है उसकी लंबाई को √3 मान लो, जो साइड कॉमन है उसकी लंबाई को √3 मान लो, ठीक। मैं आपको रेशियो बता रहा हूं, बस एक रेशियो आपको याद रखना है, इस रेशियो को भी प्रूव भी कर लेंगे। तो ये जो 30 डिग्री है इसके सामने वाली छोटी होएगी या 60 डिग्री के सामने वाली छोटी होएगी, या फिर मेरे को एक बात बताओ, ये एक खंबा खड़ा है, इस खंबे की चोटी पर यहां से एंगल बन रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री एंगल दूर से बनेगा या पास से? दूर से बनेगा यार पास से देखोगे तो एंगल तो बड़ा ही बन जाएगा, पास से देखोगे तो जितना पास आकर देखोगे आप खंबे के जितने पास होएगे उतना ही सिरे से ऊपर उठाना पड़ेगा। तो जो बिल्कुल पास से देखेगा तो वहां पर तो एंगल पता नहीं 80 डिग्री बन रहा होगा, और पास आ जाएगा तो 85 डिग्री बन रहा होगा, 89 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। तो दूर से छोटा एंगल बनेगा, तो जहां पर छोटा एंगल बन रहा है वो पॉइंट दूर है, तो और जहां पर बड़ा एंगल बन रहा है वो पॉइंट पास है। तो ये वाला पॉइंट दूर हुआ या ये वाला पॉइंट दूर हुआ? ये वाला पॉइंट दूर हुआ। तो इसको आप याद रखोगे कि ये लंबाई 3 यूनिट है, और इसको आप याद रखोगे ये लंबाई 1 यूनिट है। या तो ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रखोगे कि 30 के सामने की बात कर रहा हूं, ऊपर से, वो 1 यूनिट होएगा, क्योंकि छोटा एंगल है, बड़े के सामने बड़ी होएगी। कुल मिलाकर सिचुएशन को समझ जाओ, इसे वो बार बार रिपीट करेगा। अब इसको प्रूव करके दिखाऊं, देखो, मान लो मैंने यहां से शुरुआत की, मैंने 30 के सामने वाली को 1 मान लिया साइड को, इस ट्रायंगल में ABD में, तो 60 के सामने वाली √3 हो गई। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ ADC में, अगर 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने क्या होगा, √3 का √3 गुना 3, हो गया प्रूफ, ठीक है। तो अब एग्जामिनर क्या कर रहा है, एग्जामिनर इस सिचुएशन को इतनी बार रिपीट कर रहा है कि मतलब हद हो गई है। तो क्यों ना इस छोटी सी चीज को याद रख लें, इससे देखना आप क्वेश्चन ऐसे होंगे, मजा आ जाएगा आपको, मजा ऑटो में बैठ के आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात? इस चीज को याद रख सकते हैं। बहुत मुश्किल है कि नहीं है? इतनी मुश्किल भी नहीं है कि भैया याद ना हो, जितनी ये मदद करेगी हमारी, ठीक है। अब इन ट्रायंगल्स को, अब मैं ये नहीं बोल रहा एग्जैक्टली यही डायग्राम बनेगा, नहीं भैया, 30-60-90 की 2 ट्रायंगल और एक साइड कॉमन देने के इतने तरीके हैं कि जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 99% क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के इसी बेस पर बनते हैं कि 2 ट्रायंगल है और एक साइड कॉमन है, ठीक है। जैसे मान लो एग्जैक्टली सेम डायग्राम है, इस साइड की लंबाई कॉमन है, मैं आपको एक आधा एग्जांपल देता हूं। इस ट्रायंगल को ही फ्लिप किया, इस ट्रायंगल को ही फ्लिप किया, और उसने क्या किया, बस घुमाया है इन ट्रायंगल को, ये दे दिया उसने ये आपको दिख ही रहा है छोटा एंगल है, ये 90 दे दिया उसने। ऐसे बता दिया कि 2 पोल हैं, उन पोल की हाइट इक्वल है, ऐसे बोल दिया 2 पोल की हाइट इक्वल है। कितनी बार बोलता है ऐसा? कई बार बोलता है, ठीक है। उन पोल की हाइट इक्वल है,
उन दोनों के बीच में जो रोड है उस पर एक बिंदु है, उस बिंदु से एक का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। ठीक है जी, तो एक हिसाब से तो वही सिचुएशन होगी। तो जो साइड कॉमन है मैंने उसको बोला है √3 मान लो। इस चीज में भी आपको धीरे धीरे एक्सपर्ट करूंगा। तो ये वाली बाय डिफॉल्ट लंबी होगी 30 डिग्री, दूर होता है उससे, तो ये होएगा 3 यूनिट ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होएगा 1। ठीक, वही चीज है, बस मैंने इस ट्रायंगल को फ्लिप किया है। वो कई बार ऐसे कर सकता है, या फिर ये वाला देख लो, इस ट्रायंगल को फ्लिप कर दिया। एक बार फिर से दिखाऊं, इस ट्रायंगल को अंदर की तरफ ऐसे जोड़ दिया, तो यहां पर क्या है, ये ए है, इस ट्रायंगल से कंपेयर करना, ये डी है, बी इधर था उसने बी को उधर कर दिया, और ये सी है। ये बोल देगा एक पोल है, मैंने एक जगह से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो वो 30 हो गया, फिर मैं उसमें पैदल उसके पास चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया। ठीक है, मैं कुछ दूर चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो गया, मैं कितनी दूर चला या मैं इतनी दूर चला तो उसकी हाइट इतनी है। तो दो ट्रायंगल हैं 30 60 90 की, 60 30 90 या 30 60 90, दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है एडीसी, एक ट्रायंगल है एडीबी, तो दोनों की कॉमन साइड है एडी, तो उसकी लंबाई मैंने मान ली √3 यूनिट। अब इस डीबी की लंबाई 1 यूनिट, लेकिन यहां से लेकर यहां तक 3 यूनिट, यहां से लेकर यहां तक, तो फिर ये बचेगा कितना, 2 यूनिट। एग्जैक्टली सेम चीज यूज हो रही है। कई बार पता क्या बोलेगा, एक पोल है, मैंने थोड़ी दूर से देखा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, मैं 20 मीटर चला तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, तो बताओ कितना लंबा है। जैसे ही आपने ये लिखा, आपको पता है 2 की जगह 20 लिख रखा है, इसका मतलब चीज़ है 10 गुना है, तो 10 √3 इज दी हाइट। कुछ लिखा मैंने, कुछ भी नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो सीधे डायग्राम से उत्तर आ जाएंगे आपके, सीधे डायग्राम बनाओ, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, ऐसे हो जाएगा इसके अंदर। और पर्सनली आपके भाई ने डेवलप किया है ये चीज़, मैंने मतलब पहचान के एंड। क्लियर है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज़ करेंगे, तो आपने दिमाग अलर्ट रखना है यहाँ पर। तो एक बार छोटा सा आगे बढ़ने से पहले प्रैक्टिस टेस्ट हो जाए, उसके बाद ब्लैक स्क्रीन पर आ जाएंगे हम। तो इक्वेशन बताओ भाई, QR = 4 √3। थोड़ा सा दिमाग को गर्म कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन अगर। और हाँ, यहाँ पर मैं 1 2 3 12 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको टोटल। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस की जितनी भी सिचुएशन है सारी रिपीट करवा दूंगा, फिर हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करवाऊंगा। तो यहीं पर आपकी कम से कम क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और कम से कम भी क्वेश्चन रहेंगे। देखो, QR अगर 4 √3 है तो 60, ये निकालना क्या PR, 60 के सामने √3 है, ये है 30, लिखने की जरूरत नहीं है तो 30, ये होएगा 4, और 90 के सामने होएगा 8, PR = 8। AB = 15, अगर 60 के सामने 15 है तो भैया 30 के सामने 5 √3, 3 से डिवाइड करके √3 चिपकाओगे। 60 के सामने 15 है तो √3 से डिवाइड करोगे, तो 10 के सामने क्या होएगा, 30 के सामने जो है उसका डबल, 10 √3। नेक्स्ट, MN = 30, 60 के सामने 30 है तो 30 के सामने √3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करके √3 चिपकाओगे, 30 के सामने 10 √3, तो 90 के सामने 20 √3, है कि नहीं। नेक्स्ट बताओ, एक और बात, आपके 99% क्वेश्चन इस चीज़ के ऊपर बेस्ड होंगे कि 2 ट्रायंगल होंगे और उनमें एक लेंथ, एक साइड कॉमन होगी। तो 70-80% तो क्वेश्चन में तो वो दोनों ट्रायंगल 30 60 90 की होंगी। भाई 45 डिग्री का एंगल भी है बेचारा, एक आधे क्वेश्चन में 45 डिग्री की भी होती है। तो यहाँ के लिए भी मैं आपको रेशियो रटवा सकता हूँ, लेकिन रटने का फायदा नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगा के यहीं पर निकाल लेंगे। वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव थी और काफ़ी ईजी थी, इसलिए याद करवाया। ठीक है, करवाने को ये भी करवा सकता हूँ। QR = 20, QR की लंबाई 20 है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है, मैं यहाँ पर 20 लिखूँ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करूँ, या फिर दूसरा ऑप्शन है मैं पहले रेशियो निकाल लूँ, फिर देख लूँ कौन से रेशियो की वैल्यू 20 है। जनरली वो वाला ईजी होता है, अदरवाइज तो भैया क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। ठीक, तो मैं आपको एक सलाह दूंगा, जैसे आपने क्या करना है, आपने ये कोशिश करनी है कि कभी भी, कोशिश क्या एक्चुअल में ये करना है, 60 डिग्री के सामने कभी भी 1 यूनिट नहीं मानना। क्यों? क्योंकि फिर 30 डिग्री के सामने √3 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में आ जाओगे। 60 डिग्री के सामने अगर कोई चीज़ मान रहे हो तो वो √3 या 3 ही मानो, ताकि वो √3 का मल्टीपल होता है। एटलीस्ट √3 तो मान ही लो, √3 से काम चल ही जाता है।
अगर एक आधी बार आपको लग रहा है यार ट्रायंगल इस टाइप के फ्रैक्शन में आ सकता मामला, तो 3 ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, क्लियर है भाई? ओके जी, चलिए जी देखते हैं। तो ये दो ट्रायंगल हैं पी एस क्यू एंड पी आर क्यू। तो 30 के सामने मैंने मान लिया 1, बड़ी ट्रायंगल पी एस क्यू में 30 के सामने 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा √3। 60 के सामने बड़ी ट्रायंगल का बात चल रही है। अब छोटी ट्रायंगल में आ जाओ, पी आर क्यू में 45 के सामने 1, तो इस 45 के सामने 1, तो अगर ये पूरा √3 है, ये 1 है, तो ये √3 - 1। अब वो क्या करेगा पता है आपको, इनमें से कोई भी एक रेशियो देके दूसरा एक रेशियो पूछेगा, यही करेगा वो। उसने बताया है कि क्यू आर की वैल्यू जो है दैट इज 20, तो यानी कि एक्चुअल चीज़ें 20 गुना है, और उसने हमसे पूछी है एस आर की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बस 20 गुना हो जाएगी। ठीक है भाई, वहाँ पर बताओ 30 60 90 की ट्रायंगल है, मैं चाहता हूँ कि आप रेशियो यूज़ करो, अज्यूम मत करो इसको मैं √3 मान लूँ, ये रेशियो यूज़ करो जो मैंने आपको बताई है जो टेक्निक। तो 30 60 90 की दो ट्रायंगल हैं, बड़ी ट्रायंगल है ए डी बी 30 90 और 60, छोटी ट्रायंगल है 60 90 और 30। 30 60 90 की दो ट्रायंगल हैं, तो इनमें एक साइड कॉमन है, तो जो कॉमन है उसकी लंबाई मेरे को पता है √3, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है 1 यूनिट। ये बड़ा एंगल है भाई, यहां तक तो छोटा ही डिस्टेंस होगा, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है 3। तो क्या आपको एग्जाम में बार बार ये 3 लिखना पड़ेगा ऐसे? नहीं, दिमाग में कर सकते हो, 3 में से 1 गया 2। अब तो इतना भी दिमाग में कर सकते हो कि ये 1 है तो ये 2 है, थोड़े से क्वेश्चन के बाद। ठीक है, अब उसने बताया हमें कि डीसी की लंबाई 15 है, मतलब डीसी बहुत लंबा भी, अच्छा 15 सेंटीमीटर लंबा डीसी बना दिया हमने। देखो तो 2 की वैल्यू 15 है, तो चीज़ें 7.5 टाइम्स हैं, तो एडी की वैल्यू पूछ रहा है, ये एडी, तो एडी की वैल्यू निकाल लो। तो एडी की वैल्यू कब कैसे निकालोगे, बड़ी ट्रायंगल में है एडी, तो ए बी डी। तो अब देखो बड़ी ट्रायंगल के अंदर 30 के सामने √3 है, तो 90 के सामने होएगा 2√3, 2√3, तो 2 की जगह है 15, तो 2√3 की जगह होगा 15√3, बस 2 को मैंने 15 से रिप्लेस किया है। ठीक, क्लियर है भाई? नेक्स्ट, कई सारे क्वेश्चन करवा दूंगा इन्हीं डायग्राम्स के थ्रू। पी क्यू इजिकल टू टी एस, तो देखो भाई 30 60 90 की दो ट्रायंगल हैं, ओके जी, इनमें एक चीज़ कॉमन है, पी क्यू जो है टी एस है। देखो इसने कॉमन कैसे है सर, उसने देखो बराबर बताई है, हो सकता है वो इनको ही बराबर बता देता, जिसको बराबर बताएगा वही तो मानूंगा कि एक ऐसी साइड है जो कॉमन है या जिसकी लंबाई सेम है दोनों ट्रायंगल में। तो जिसकी लंबाई सेम है उसको मैंने मान लिया √3 यूनिट। अब ये 30 डिग्री वाला यहाँ से ज़्यादा दूर होएगा, किसी जगह से 30 डिग्री बनाने वाला पॉइंट ज़्यादा दूर होता है या 60 वाला? 30 वाला ज़्यादा दूर होता है सर। डायग्राम पर मत जाना, एग्जामिनर गंदा सा डायग्राम भी दे सकता है, एंगल को देखना। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी 1 यूनिट। वही उन्हीं ट्रायंगल को फ्लिप करके बनाया है। तो वो बोल रहा है क्यू एस इजिकल टू 40, तो क्यू से लेकर एस तक हमारे अकॉर्डिंग है 4 यूनिट, एग्जामिनर बोल रहा है जी 40 है, यानी कि चीज़ें कितनी है, चीज़ें 10 गुना है। क्या पूछ रहा है, पी क्यू, तो पी क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी 10 गुना, 10√3, खत्म। ठीक, टाटा बाय बाय, गया। नेक्स्ट करो, बीई इजिकल टू सी डी। ऐसे क्वेश्चन देखें कि एक जहाज़ है, उसको हमने देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, फिर वो जहाज़ चलता रहा, 15 सेकंड बाद 20 सेकंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा तो 30 डिग्री। तो जहाज़ उड़ तो सेम ऊंचाई पर रहा है, द जहाज इज फ्लाइंग एट द सेम ऊंचाई, उसने ऐसे बताया, तो जहाज उड़ तो सेम ऊंचाई पर रहा है। तो उस क्वेश्चन से ऐसा डायग्राम क्रिएट होएगा। तो डायग्राम वो पता नहीं कैसे कैसे क्रिएट करवाएगा, बट दो ट्रायंगल बनेगी, उसकी एक साइड कॉमन होती है, एक साइड की लंबाई कॉमन होती है, और अगर वो दोनों ट्रायंगल गलती से 30 60 90 की निकली तो भैया फिर हम ये गोल्डन रेशियो अपना यूज़ कर लेंगे। तो बी से लेकर ई तक की वैल्यू मैं मान रहा हूँ √3, जो भी कॉमन है 60 90 30 30 60 90 के ट्रायंगल में, इसकी लंबाई √3, इसकी लंबाई मैंने मानी √3। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी और याद करनी पड़ेगी, उसके बाद खत्म है हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होएगा, 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक क्या होएगा, 3 यूनिट। क्लियर है? ये देखो यहाँ से ये 60 डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला,
ये 1 यूनिट है, और 30 डिग्री एंगल बनाने के लिए दूर होना पड़ेगा चीज़ को, ये 3 में से 1 गया, ये हो जाएगा 2 यूनिट। फिर वो बताएगा जहाज यहाँ से यहाँ तक गया है, तो हमें पता है वो कितने यूनिट गया है, 2 यूनिट गया है, इसकी स्पीड बताओ, फलाना ढिमकाना बताओ, क्वेश्चन में करेंगे। ये क्लियर है। यहाँ पर देखते हैं क्या है, बी ई इजक्वल टू सी डी, तभी मैंने √3 लिया। बी सी इजक्वल टू 30, 2 की वैल्यू 30 है, यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो 15 गुना है, ठीक। तो बी ई की लंबाई कहाँ है भैया, बी ई, तो बी ई इसका 15 गुना, यानी कि 15√3, ठीक। आर वी कूल? ये बताओ भाई, देखो अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इस ट्रायंगल में क्या है, 30 60 90, ये बाहर की तरफ 90 है तो ये अंदर की तरफ भी 90 90, 30 60 90। दूसरी ट्रायंगल है बी सी डी, 60 30 90, बाहर 90 तो अंदर की तरफ भी 90, ओके। 30 60 90 की 2 ट्रायंगल, इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन क्या है, बी सी कॉमन है, बी सी कॉमन है, तो जो साइड कॉमन है उसकी लंबाई मैंने क्या माननी है, √3। 30 के सामने क्या होगा, 1, 60 के सामने क्या होगा, 3, समझ रहे हो। तो ये √3 1 3, ये लिखने में बस थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओ, इसमें मैं बता रहा हूँ, साथ में मुझे आपका साथ चाहिए, आप थोड़ा सा सोचोगे कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसको पहचानने में तेज हो जाओ, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो कॉमन साइड की लंबाई है वो √3, 30 के सामने 1, 60 के सामने 3। अभी कई हो सकता है आपको लग रहा हो यार 60 वाले में तो छोटी करते थे, नहीं 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 नहीं, ये 30 है तो ये 60 है, 60 जब यहाँ पर होता था तो छोटी करते थे इस साइड को, यहाँ पर जब 60 होता था, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 30 है। अगर सामने की मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सामने, तो 30 के सामने छोटी होती थी, 60 के सामने बड़ी होती थी, यहाँ पर √3 होता था। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस फिगर को, और हम समझ भी जाएंगे, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, इन तरीकों से करूंगा, झटक 1 सेकंड में याद आएगा, और हो सकता है 90% स्टूडेंट्स को अभी ये समझ में अच्छे से आ भी गया हो, ठीक, क्लियर है। अब उसने क्या दे रखा है, ए बी रेशियो सी डी, ए बी रेशियो सी डी। अब ये क्वेश्चन कैसे देता है, एक रोड के दोनों तरफ 2 टावर खड़े हैं, एक टावर के फुट से दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है, दूसरे का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है, उनकी लंबाइयों का रेशियो बताओ। यूं बताएंगे डायग्राम बनाते ही, 1:3 खत्म। नेक्स्ट, ये देखो एक नदी के 10 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, या फिर एक पेड़ है, पेड़ के टॉप से एक बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, पेड़ के बॉटम से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, तो बताओ। वही कहानी है यहाँ पर, हालांकि 45 वाला है तो ये वाला हम नहीं यूज करेंगे, लेकिन फिर भी 2 ट्रायंगल हैं, उनमें एक साइड कॉमन है, ट्रायंगल एस टी आर राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल एस पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों में एक साइड जो है वो कॉमन है। देखो यही कहानी लेकर चल रहा है। एक आधे मिसलेनियस क्वेश्चन उसने पूछे हैं जो इसमें ऐसे कॉमन नहीं आई साइड, वो भी करवाऊंगा आपको, टेंशन नहीं। ओके, तो रगड़ दें काम को, चलो जी। तो देखो अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल एस टी आर में देखो, वैल्यू अज्यूम करने का भी हमें पता होना चाहिए। ट्रायंगल एस टी आर में देखो, ये वाला एंगल 60 है, हाँ जी सर, 30 60 90, तो 60 के सामने कभी भी 1 मत मानो, है √3 मानो इसको। तो अगर टी आर √3 है तो पी क्यू भी √3 होगा, सेम ही है दोनों, ठीक है सर। और अब ट्रायंगल एस टी आर के अंदर अगर 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 होएगा, ये एस आर, ठीक है। अब ट्रायंगल एस पी क्यू में अगर ये वाला एंगल 45 है, ये पी एस क्यू 45 45 90, 45 के सामने √3, तो 45 के सामने वहां पर √3, ये पूरा √3 है, ये तो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 - 1। अगर वो ये भी पूछ ले तो हो सकता है टीपी पूछ ले आपसे, ठीक है। बाकी तो देखेंगे क्या पूछ रहा है। पी टी इज पैरेलल टू एस क्यू, पी टी इज पैरेलल टू एस क्यू, ठीक है, ओके जी। पी टी इज इक्वल टू 100, पी टी इज इक्वल टू 100, तो कुल मिलाकर उसने √3 - 1 की वैल्यू दी है हमें, ये पी टी इज इक्वल टू 100, √3 - 1 की वैल्यू उसने हमें दे दी। देन क्यू एस इज इक्वल टू वट, क्यू एस उसने पूरे √3 की वैल्यू पूछ ली, क्या ही दिक्कत है, √3 - 1 की वैल्यू ये, 1 यूनिट की वैल्यू होएगी 100 बाई √3 - 1, और √3 की वैल्यू हो जाएगी ये, खत्म।
क्लियर है, समझ में आ रही है बात। हमने चैप्टर को स्टार्ट नहीं किया है अभी क्वेश्चन करने, बट उससे पहले दिमाग गर्म हो जाएगा आपका। देखो, वो ऐसे बोल सकता है एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर हमने एक झंडा लगा रखा है। एक पॉइंट से झंडे के बॉटम को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर 30 डिग्री बना। झंडे के टॉप को देखा तो 60 डिग्री बना। बताओ झंडे की लंबाई कितनी है? झंडे की लंबाई दे देगा, झंडे के डंडे की लंबाई, बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है। सिचुएशन उसने यही क्रिएट करवानी है कैसे न कैसे करके, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है 30 60 90 की, देखो 30 और 60, बाकी तो दूसरे एंगल 30 60 ही होंगे, ये 90। और इनमें एक साइड जो है कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो इसकी लंबाई मैं मानूंगा √3, ठीक है। तो ये क्या होएगा? ये होएगा 1 यूनिट, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री तक 1 यूनिट, और ये पूरा होएगा जी 3 यूनिट, ठीक है। तो 3 में से एक गई, ये होएगा 2 यूनिट, ठीक है। अब देखते हैं क्या पूछ रखा है, क्या बता रखा है। CD = 60, तो CD तो 2 यूनिट की वैल्यू है जी 60, एक्चुअल चीज़ है 30 गुना है, 2 की जगह 60 है, 30 गुना है। AD की लंबाई बताओ, AD। कभी कभी हाइपोटेन्यूज की लंबाई पूछ लेता है, तो हम देखेंगे ये हाइपोटेन्यूज कौन सी ट्रायंगल में है, ABD में है। ABD की मदद से निकालेंगे। अगर 30 के सामने √3 है ABD में, तो 90 के सामने 2√3 होएगा। तो अगर 2 की वैल्यू 60 है, तो 2 का √3 गुना है ना ये, तो 60 का √3 गुना 60√3। 2 की जगह 60 है, तो 2√3 की जगह 60√3। वो बताओ, ये अगर 30 है तो ये 60। अब की बार 3 ट्रायंगल उसने यूज कर ली, 30 60 90, 45 45 90, एक और 30 60 90, ठीक है। तो अब बीच में बिकॉज 45 डिग्री इन्वॉल्व हो गया, तो हम उसको यूज करना रहने देंगे, अपने रेशियो को, इस टाइप वाले को नॉर्मली यूज कर लेंगे। लेकिन हाँ, 60 के सामने पड़ती है ये साइड। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जो AB है, तीनों ट्रायंगल में कॉमन कौन सी साइड है मुझे पहले तो ये बताओ। तीनों ट्रायंगल कौन कौन सी है? ABC है, ABD है, ABE है। तीनों में कॉमन कौन सी है? AB। तो सबसे पहले किसकी लंबाई मानूंगा? AB। तो AB जो है वो 60 के सामने भी है एक ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल में 45 के सामने है, एक ट्रायंगल में 30 के सामने है। तो भैया √3 मानने में फायदा है ना। 30 के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 मान लूंगा, तो फिर 60 के सामने 1 मान ली मैंने। तो जब भी 60 के सामने कोई साइड पड़ रही है, भले ही वो 45 और 30 के सामने ही पड़ रही है, अगर वो 60 के सामने भी पड़ रही है तो √3 मान लो या 3 मान लो, फ्रैक्शन में नहीं जाना पड़ेगा। तो इस साइड की लंबाई मैंने मान ली √3। अब छोटी ट्रायंगल से शुरू हो जाऊंगा, 60 के सामने √3, तो 30 के सामने 1। अब बड़ी ट्रायंगल ABD में 45 के सामने √3, तो ये पूरा ही 45 होएगा। 45 के सामने √3, तो ये हो जाएगा √3, तो ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है। अब और बड़ी ट्रायंगल में चलो, 30 के सामने √3, तो बड़ी ट्रायंगल में तो एंगल 60 का होगा, तो 60 के सामने 3, तो ये देखो ये पूरा 3 है, उसमें से √3 घटाओगे तो 3 - √3, ये हो जाएगा 3 - √3। वो पूछ रहा है CD = DE, तो CD = DE, CD क्या है? √3 - 1, और DE क्या है? इसमें से अगर आप √3 कॉमन ले लोगे तो √3 - 1, तो √3 - 1 से √3 - 1 कट गया, 1:√3 इज द आंसर। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, बताओ भाई। CD = 30, चलो ठीक है, देखते हैं, वो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पर देखते हैं। तो मैंने ये जानबूझ के 3-3 ट्रायंगल क्रिएट कर रखे हैं, कभी कभी 3-3 ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है, तो अलग अलग तरीके से मैंने ही क्रिएट कर रखे हैं कि ठीक है आपकी प्रैक्टिस होता है। देखो, तो इधर देखो 2 ट्रायंगल हैं, AED और AEC, इन दोनों में ये वाली चीज़ कॉमन है, उधर ये है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँ, फिर ये क्या होएगा? ये 60 होएगा, ठीक है। तो 60 के सामने मैंने मान लिया √3, कौन सी ट्रायंगल में? AED में 60 के सामने √3, ओके जी। अब बड़ी ट्रायंगल में देखो, AEC में 45 के सामने √3 है, तो ये 45 होएगा, तो इसके सामने √3, तो ये लंबाई तो √3 हो गई है पूरी, ठीक है जी। तो अगर 60 के सामने √3 है, ये √3 है, तो 30 के सामने क्या होगा? तो 30 के सामने 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ओके जी। और क्या पूछ रखा है उसने? देखें, उसने CD बता दिया और A भी पूछ लिया, CD, तो मुझे CD की लंबाई निकालनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो CD की लंबाई निकालने के लिए मुझे इसकी लंबाई निकालनी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये पूरी तो मुझे पता है,
मुझे पूरी तो पता है, मुझे इसकी घटानी पड़ेगी DE की। तो DE की निकालो। कौन सी ट्रायंगल में है DE? AED। कौन सी ट्रायंगल में एक साइड का काम कर रही है DE? AED। तो 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 होएगा। तो ये तो 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा √3 है। तो ये क्या होएगा? ये हो जाएगा √3 - 1। तो √3 - 1 की वैल्यू उसने दे रखी है, AB की निकालनी है। तो √3 - 1 की वैल्यू है 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30 बटे √3 - 1। और किसकी वैल्यू निकालनी है? AB। AB कहाँ है? AB। √3 + 1 की वैल्यू निकालनी है, तो गुणा में √3 + 1, खत्म। और इन चीज़ों को देखकर नहीं डरना, √3 - 1 है, √3 + 1 है, ये चीज़ें सर्ट्स एंड इंडिसेस वगैरह में कर चुके हैं अच्छे से, इनमें हम एक्सपर्ट हो चुके, तो क्यों डरना है? इनसे इक्वेशन कॉम्प्लिकेट थोड़ी होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, और वो भी कैलकुलेशन को ईजी से टैकल करना मैंने आपको बता रखा है। चलो तो अब क्वेश्चंस को रगड़ना स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। अब स्पीड से रगड़ेंगे। अब हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं, जैसे एग्जाम में आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस को रगड़ते हैं। बताओ ये। तो अब उम्मीद ये है कि जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया है ये सारी चीज़ें आपको आ गई हैं, इनको आप यूज़ कर पाओगे, अच्छे से प्रैक्टिस हो गई है। तो अगर नहीं हुई है तो दोबारा इन क्वेश्चंस को करो, फिर से इस सिचुएशन को करो, याद करो, जो भी करो, आगे बढ़ने से पहले उस काम को कर लो। आपका होमवर्क है, मेरी जिम्मेवारी नहीं है, सीधी बात है। मैं ईमानदारी से पढ़ा दूंगा, बट वो उससे पहले इसमें आप 2-3 बार इन चीज़ों को लिख लो, एक बार नज़र मान लो, मार लो, ठीक है, ताकि हम इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर पाए, जैसे एग्जाम में यूज़ करें। चलो फिर। 2 poles of equal height are standing opposite to each other on either side of a road। एक रोड है 100 मीटर लंबा, उसमें यहाँ पर भी एक पोल खड़ा है, यहाँ पर भी, और दोनों की जो हाइट है वो इक्वल है, उसने बता रखी है। 100 मीटर रोड है, ठीक। एक्चुअल वैल्यूज जनरली क्या करूंगा मैं, बाद में ही यूज करूंगा, पहले मैं रेशियोज को यूज करूंगा, है ना। पहले मैं सिचुएशन क्रिएट करूंगा। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 and 60। एक पॉइंट से उनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मुझे बात बताओ, जिसके पास है पॉइंट वहां से 30 होएगा या 60? थोड़ी सी इतनी भी सेंस भी आपके अंदर होनी चाहिए। जिसके पास है, बिल्कुल ही लंबे बंदे के पास खड़े हो जाओगे तो ऐसे देखना पड़ेगा, दूर खड़े होगे तो फिर भी काम चल जाता है, ठीक है। तो जो पास है यहाँ से ज़्यादा एंगल बनेगा 60, यहाँ से ज़्यादा एंगल बनेगा 30। तो 30, 60, 90 की 2 ट्रायंगल हुई। इनमें कॉमन कौन सी साइड है? सर ये दोनों इक्वल बता रखे हैं, ये कॉमन लंबाई की है, तो इसको मैंने मानना √3, इसको मैंने मानना √3। ये हो गया 1 यूनिट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 3 यूनिट। एग्जामिनर ने बताई है हमें 4 यूनिट की वैल्यू। ये एक्चुअल क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में जिस टाइप के आते हैं। तो 4 की जगह अगर शो है तो चीज़ें हैं भैया 25 गुना। उसने √3 की वैल्यू पूछी होगी, हाइट ही पूछता है जनरली, हाइट ऑफ ईच पोल, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 25 √3। क्लियर? समझ में आ गई बात? और हर तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा, डिफिकल्ट वगैरह भी है, सोचना ऐसे ही करवाऊंगा। हर तरह के, जिस चैप्टर, हर एक चैप्टर को कंप्लीटली कवर ही करते आए हैं तसल्ली से, रिलेवेंट जितना है। जब आपका एग्जाम हो जाए, बढ़िया रैंक आ जाए और आपके मन में ये रह जाए मुझे तो इरिलेवेंट करने हैं, तब आ जाना मेरे पास, इरिलेवेंट भी करवा दूंगा। दिमाग में थोड़ा सा जोर लगाना है दिमाग का, उनमें भी मज़ा आता है ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन को करने का। बट अगर वो रिलेवेंट है तो मैं आपको करवाता हूँ, चैलेंजिंग भी करवाता हूँ, कितना भी चैलेंजिंग हो अगर रिलेवेंट है तो। इरिलेवेंट है तो भले ही ईजी हो, मैं वो भी नहीं करवाता। मैं मैथ का टीचर हूँ, मैं अपने तक रखता हूँ चीज़ों को। A man standing at a point P is watching the top of a tower which makes an angle of elevation 30 डिग्री। एक बंदा एक टावर को देख रहा है पॉइंट P पर खड़ा खड़ा, जहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, ठीक। The man walks some distance towards the tower and then the angle of elevation 60 डिग्री। टावर की तरफ उसने वॉक किया और एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया भैया 60 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पैदल चल के गया। If the height of the tower is 30 मीटर then the distance moved by him। हाइट को बाद में एंटरटेन करेंगे, हम अभी कर सकते हैं बट बाद में करेंगे। तो 2 ट्रायंगल होगी 30, 60, 90 की, होगी कि नहीं होगी? ये उन दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड होगी, एक ऐसी साइड होगी जिसकी लंबाई सेम है, कॉमन है। इसको मैंने मान लिया √3। तो यहाँ से 60 तक की यूनिट डिस्टेंस 1 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 3 यूनिट, 3 में से 1 गया, यहाँ से यहाँ तक की 2 यूनिट, है ना।
क्लियर है। उसने क्या बताया है, उसने बताया है कि भाई 2 यूनिट की लंबाई जो है वो है इफ द हाइट ऑफ द टावर, सॉरी उसने हमें बताया है √3 की जो वैल्यू है वो है 30। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, वो कितने गुना लग रहा है आपको, 10√3 गुना लग रहा है कि नहीं लग रहा, लग रहा है। अदरवाइज आप 30/√3 कर सकते हो, बट डायरेक्टली दिख रहा है 10√3 गुना। तो एक्चुअल चीज़ है 10√3 गुना है। वो बोल रहा है 2 की वैल्यू बताओ, तो कर दो 10√3 गुना 20√3। कभी कभी पॉइंट में पूछ लेगा तो √3 की वैल्यू ये यूज़ कर लेना। अभी 20√3 ही है, ऑप्शन डी। ठीक है, the angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 60 degree. After 15 seconds, the elevation changes to 30 degree. एक एरोप्लेन है अपने पास, अरे ये दिख ही नहीं रहा, नॉर्मल एरोप्लेन ऑर्डर किया था, ऐसा वाला आ गया जो दिख ही नहीं रहा। अभी दिख रहा है, शायद दिख रहा हो, एरोप्लेन है अपने पास, हाँ अभी दिख रहा है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एयरप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एरोप्लेन मूव होता रहा, एरोप्लेन चलता रहा, मैंने अभी एरोप्लेन का एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, ठीक है, फिर मैंने 15 सेकंड बाद देखा, तो वो तो चलता रहेगा। ठीक है, तो 15 सेकंड बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री हो गया, यानी कि ये थोड़ा सा दूर चला गया। देखो 2 केस हो सकते हैं। बच्चे सोचते हैं सर हमें कैसे पता चला दूर जा रहा था, तो देखो भाई एंगल ऑफ एलिवेशन दूर की चीज़ का अगर सेम हाइट पर है तो दूर की चीज़ का छोटा होता है। अगर बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ गया तो इसका मतलब पास आ रहा था, अगर बाद में घट गया तो इसका मतलब दूर जा रहा था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बाद में कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो ये वही सिचुएशन हो गई ना कि 2 ट्रायंगल हैं, 2 राइट एंगल ट्रायंगल हैं ABC और EDC, जिनके अंदर 30 60 90 के एंगल है, 30 90 60 और इसमें 60 90 30, और उनकी एक साइड की लंबाई कॉमन है कि नहीं? हाँ जी सर, एरोप्लेन सेम हाइट पर उड़ रहा है। इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ दिस, सेम हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, तो जो साइड कॉमन है उसकी लंबाई मैंने मान ली √3। अब ये यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी 1 यूनिट, और यहां से लेकर यहां तक ये हो जाएगी 3 यूनिट। अगर ये 60 है तो 30 है, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने 3 होएगा ये पूरा। ठीक, 2 कॉमन ट्रायंगल में जो मैं रेशियो बार बार यूज कर रहा हूँ ये याद होएगा यार, प्लीज ऐसे मत बोलना ये याद नहीं है अब तक। तो 3 में से 1 गया 2, आप याद करो इसको 2। तो अब उसने क्या बताया है, अब देखते हैं काम। हमने सारे रेशियो अपनी जान में हमने सारे रेशियो लिख लिए अपनी तरफ से, अब कोई नया पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे, अदरवाइज अब क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 1500√3, यानी कि एक्चुअल जो वैल्यू है वो भाई साहब 1500 गुना है। ठीक, ओके, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन, स्पीड के लिए क्या बताना पड़ेगा, उसने बोला 15 सेकंड तक उड़ा, तो डिस्टेंस 15 सेकंड में कितना गया, तो वो गया है डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक, या फिर यहां से लेकर यहां तक, यानी कि 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल चीज़ है 1500 गुना है 3000, 3000 गया है 15 सेकंड में, तो 200 मीटर पर सेकंड होगी कि नहीं होगी। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, तो 200 मीटर पर सेकंड। तो क्या इसमें कुछ लगेगा जोर, क्लियर, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे। बताओ। An aeroplane was flying at a height of 3125 मीटर from the ground passes vertically below another plane। इस बात को समझना, एक एरोप्लेन उड़ रहा था, वो दूसरे प्लेन के नीचे से पास होता है, तो हमारा एरोप्लेन मैंने यहाँ पर मान लिया, दूसरा एरोप्लेन इसके ऊपर है। ओके, ये हमारा एरोप्लेन है जिसकी वो बात कर रहा है। ओके, एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 3125, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H हमारा एरोप्लेन। ठीक है, when the angle of elevation of 2 planes from the same point on the ground are 30 and 60। तो ये बात तो क्लियर है कि नीचे वाले एरोप्लेन को देखोगे तो मुंडी कम ऊपर उठेगी, ऊपर वाले को देखोगे तो ज़्यादा ऊपर उठेगी। तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है और ऊपर वाले का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। ये पूरा बड़ा एंगल दिस इज इक्वल टू 60।
तो दो ट्रायंगल बन गई 30 60 90 वाली, 30 90, बड़ी वाली में 60 90, बाकी एंगल 30 60 ही होंगे। ठीक है, ओके। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स ये निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। दो ट्रायंगल है 30 60 90 की, जिनकी एक साइड कॉमन है। कौन सी साइड कॉमन है? ए बी, ए बी। तो इसको मैं क्या मान लूँ? इसको मैं मान लूँ √3। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या हो जाएगा? 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा क्या हो जाएगा? 3। तो 3 में से 1 गया, ये क्या हो जाएगा? 2। डायरेक्टली 1 और 2 मेरे ख्याल लिखने के एबल हो गए होंगे अब तक। उसने बताया कि हमारा जो एरोप्लेन है वो इतनी हाइट पर उड़ रहा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू है भैया 3 1 2 5, और वो बोल रहा है हमारे एरोप्लेन और दूसरे एरोप्लेन में कितना फ़र्क है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसका डबल कर दो, 6250, खत्म। दो ऑप्शन में 6250 है। चलो ठीक, क्लियर है। इसका अभी इलाज बांध देता हूँ मैं, बाद में भूल जाऊंगा। A plane when flying at a height of 6000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, एक प्लेन 6000 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है फ्रॉम द ग्राउंड, पासिस वर्टिकली अबव अनदर प्लेन, दूसरे प्लेन के ऊपर से गुजरता है। ठीक है, ये प्लेन है हमारा, ये दूसरे प्लेन के ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 6000 हमारे प्लेन की। ठीक, when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 60 and 45, सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन देखे दोनों प्लेन के, नीचे वाले का डेफिनेटली कम होएगा, ऊपर वाले का ज़्यादा होएगा। तो ये हुआ 45 और ये हुआ 60। ठीक, तो जैसे ही 45 आ गया, 30 60 90 की दो ट्रायंगल नहीं रही, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे? जानबूझ के इक्वेशन यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर लेंगे? नॉर्मली अपने रेशियोज यूज़ कर लेंगे। ठीक, क्लियर है मेरे भाई। कई बार बच्चे क्या करते हैं, फिर रटने की कोशिश करते हैं, मैं तो 45 वाला भी याद कर लूँगा, मत करो। अगर आपके दिमाग में ये टेक्निक आई है तो मेरे दिमाग में भी आई होगी, और कहीं ना कहीं मानते हो पहले आई होगी कि ये भी रटवा दूँ, बट फिर मेरे को लगा हाँ ये हेल्दी नहीं है, ये ठीक नहीं रहेगा, तो मैंने नहीं करवाया। तो मत करना, इतनी फालतू की प्रेशर मत लेना। ठीक, चलिए जी, तो देखें अब ये 60 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 45 है, तो मैं इसको मान लूँ 1। ये जो साइड है ये 45 के सामने है, 30 के सामने, तो 1 ही मान लेता हूँ, 60 के सामने तो है नहीं। ठीक है, तो 45 के सामने 1, छोटी ट्रायंगल ए बी सी में, तो 45 के सामने 1। ठीक है, अब बड़ी ट्रायंगल में देखो, बड़ी ट्रायंगल ए बी एच में 30 के सामने 1, तो 60 के सामने √3, तो ये पूरा कितना हो गया? पूरा हो गया √3, पूरा हो गया √3, तो ये हो गया √3 - 1। अब एग्जामिनर ने क्या बताया? एग्जामिनर ने बताया हमारा प्लेन जो उड़ रहा है भैया, वो उड़ रहा है 6000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि √3 की वैल्यू 6000 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6000 बटे √3। हमने कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है? हमने बताना है वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि ये √3 - 1। तो ये लो √3 - 1, √3 से इसको काटूंगा तो 3 से काटूंगा, 3 से काटूंगा तो 2000, और √3 चिपका दूंगा, ऐसे ही बोला था। अब देख लेते हैं ऑप्शन कैसे गिवन है। इस √3 को अंदर भेजा गया है, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लो ये एक पिलर है, यहाँ पर क्या हुआ है 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया ना। ठीक है, यहाँ पर सूरज था, कई बच्चों को ये पता नहीं होता है। तो यहाँ से जब मैं देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ, तो सूरज अभी है 30 से 45 हुआ है 30 डिग्री पर। तो जब सूरज ऐसे 30 डिग्री पर है, ऐसे सूरज 30 डिग्री पर है, तो सूरज ऐसे है, तो ये शेडो बनेगी। उसके बाद सूरज ऊपर चढ़ गया, सूरज यहाँ पर हो गया, तो थोड़ा 45 हो गया ना, तो अब की बार शेडो कैसे बनेगी? अब की बार शेडो बनेगी। तो जब जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता जाता है, शेडो छोटी होती जाती है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 हो जाएगा, तो शेडो इतनी घट जाएगी। देखो, पहले ये पूरी शेडो थी, अब सिर्फ इतनी रह गई, तो इतनी घट गई। कई बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसलिए बता रहा हूँ। चलो जी,
एंगल ऑफ एलिवेशन सन का 30 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, 30 डिग्री से 45 डिग्री हो, ठीक है। 30 डिग्री था तो शेडो यहाँ से यहाँ तक थी, 45 डिग्री हो गया तो यहाँ से यहाँ तक थी। तो दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, 30 90 60 और 45 45 90 वाली। तो सिंपली रेशियो यूज करेंगे तो कर लेते हैं जी। जो साइड कॉमन है वो 30 के सामने और 45 के सामने मैंने 1 मान ली। अब ये ट्रायंगल ABC के अंदर 45 के सामने है तो यहाँ पर 45 के सामने 1। ट्रायंगल ABD के अंदर ये 30 के सामने है तो 60 के सामने ये पूरा √3, ये √3 - 1। मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ मेरे हिसाब से, मैं जिस स्पीड पर बता रहा हूँ आप उससे थोड़े फास्ट हो गए होंगे इजीली अब तक, है ना। बट मेरे को तो बताना है ना, आप अपनी वीडियो की स्पीड को तेज कर लो अगर ये लग रहा है, ठीक है। वो बता रहा है कि पिलर की जो शेडो है वो 20 मीटर कम हो गई, यानी कि इसको बोल रहा है वो 20 मीटर, इतने यूनिट की वैल्यू 20 मीटर। तो कई बार अब आप ये नहीं पता लगा पाओगे चीज कितने गुना हुई इजीली देखकर, कोई दिक्कत नहीं है। इतने यूनिट की वैल्यू 20, इतने यूनिट की वैल्यू 20 मीटर है तो एक यूनिट की वैल्यू 20/√3 - 1 कितने की पूछ रहा है, हाइट ऑफ द पिलर, एक यूनिट की वैल्यू। तो ये तो एक यूनिट की ही वैल्यू है, अगर पूछता कुछ और तो उससे मल्टीप्लाई करते तो यही बता देंगे। अब √3 - 1 ऊपर जाकर क्या बनता है, √3 + 1, नीचे दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस छोड़ के जाता है यानी कि 2, तो 2 से इसको काटूंगा 10, दिस इज द आंसर, tan √3 + 1, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, there are two vertical posts, one on each side of a road, okay, just opposite to each other, okay. One post is 108 meter high. From the top of this post, the angle of depression of top and foot of the other post. ये बोल रहे हैं एक रोड है, उसके दोनों तरफ दो खंबे हैं और एक खंबे के टॉप से दूसरे खंबे का टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा मैंने, उसके बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा, तो वो 30 और 60 आया, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, भले ही आप बिल्डर नहीं हो फिर भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी आपको, जिंदगी में कई बार कंस्ट्रक्शन करनी पड़ जाती है, अरे प्रॉपर्टी डीलर का काम नहीं कर रहे हो। तो देखो यहाँ से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर 30 डिग्री है तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होएगा। तो मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को ऐसे लिखते हैं कि सिर को कितना नीचे किया, बट इसको यूज नहीं करेंगे। डिप्रेशन और एलिवेशन सेम होएगा, यहाँ से डिप्रेशन और यहाँ से एलिवेशन सेम होएगा तो इसको यूज करेंगे। तो बार बार इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो यहां से इसके टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 है तो ये 30 हो गया, बॉटम का 60 है तो ये 60 हो गया, ठीक है मेरे भाई। तो मुझे एक बात बताओ, 30 60 90 की ट्रायंगल बनी है अभी भी दो, देखो 30 और 60 डिग्री यूज हुआ, 45 डिग्री यूज नहीं हुआ। 30 60 90 की दो ट्रायंगल बनी है और उनमें एक साइड कॉमन भी है। कौन सी साइड है कॉमन? एक ट्रायंगल बनी है ADE 30 60 90 की, एक ट्रायंगल बनी है ACB 30 60 90 की, BC = ED, ये कॉमन है तो इसकी लंबाई मानेंगे √3 यूनिट। तो ये जो हो जाएगा ये 1 यूनिट हो जाएगा, ये पूरा 3 यूनिट होएगा। देखो 30 के सामने 1 यूनिट तो 60 के सामने पूरा 3 यूनिट, ये हो जाएगा 2 यूनिट। ये रिक्वेस्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं, इसीलिए पहले बेस बिल्ड किया था, ठीक है। इतना फास्ट आपको होना पड़ेगा, नहीं होगे तो थोड़ा सा सोचो। क्लियर है? द हाइट ऑफ द अदर पोस्ट इज, अब उसने क्या बताया था, उसने बताया था एक पोस्ट है जिसकी हाइट 108 मीटर है, उस पोस्ट से मैंने दूसरी पोस्ट के टॉप के और बॉटम के एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे हैं, इस 3 की वैल्यू उसने 108 बताई है। तो कितने गुना है? 36 गुना है। और 2, अगर ये 2 है तो ये भी 2, तो 2 की वैल्यू 36 × 72। लिखने दे भाई, ठीक। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आंसर इस ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ 2 टावर्स P and Q, 2 टावर हैं P and Q और इनकी लंबाई इक्वल है क्या, नहीं बता रखी, ठीक है। 2 टावर हैं P and Q, फ्रॉम ए पॉइंट एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन द फुट ऑफ, यहाँ पर मेरा डायग्राम बनेगा है ना, 2 टावर हैं ये खड़े,
फ्रॉम अ पॉइंट एग्जैक्टली मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स पी एंड क्यू। दो टावर हैं पी और क्यू, इनके फुट हैं पी और क्यू, और ये रोड है, इनके बीच में ये जो क्या बताया इसने, मिड वे बिटवीन द फुट ऑफ टू टावर्स, ठीक है जो भी है, ये इन दोनों टावर के फुट हैं, इनके बीच का जो रास्ता है मिड वे, मिड वे का मतलब है कि एग्जैक्टली रास्ते के बीच में से मिड पॉइंट है, ये दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ से दोनों टावर के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 और 60 है। तो ये ऊंचे वाले टावर का 60 होएगा, नीचे वाले का 30 होएगा, बड़े वाले का 60 होएगा, इसका 30 होएगा, ठीक है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू, तो पी ये वाला टावर है पी, ये वाला टावर है क्यू, इनकी हाइट का रेशियो क्या होगा। मुझे तो डायरेक्टली दिख रहा है 1:3 है, लेकिन ऐसा क्यों होएगा, देखो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी एनिमेशन करी थी, बट अब मेरे ख्याल उसकी जरूरत है नहीं, आप समझ गए। दो ट्रायंगल है 30 60 90 की, दो ट्रायंगल हैं 30 60 90, देखो ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, ये 60 है, ये 90 है, 30 है। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है सर, टावर की हाइट भी सेम नहीं है। तो भैया ये बता तो रखा है पी ओ इक्वल टू ओ क्यू, ये कॉमन है, अगर ये कॉमन है तो इसको √3 मानेंगे, ठीक है। तो 30 के सामने 1, 60 के सामने 3, और इतना आपको खुद भी फील हो रहा होगा, जिस टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है वो वाला बड़ा होएगा, 30 वाला छोटा होएगा, 1:3। अगर कॉमन साइड √3 है तो बाकी 1 और 3 होते हैं, 1:3 ऑप्शन है। अदरवाइज जो मैंने एनिमेशन बनाया था वो भी अब देख ही लो समझने के लिए। तो ये चीज़ जो हमने कॉमन बनाई है, तो ये देखो, ये एक बार फिर से देखो, ये तो ये √3 था, ठीक है, ये 90 है, ये उसने क्या बताया था, ये बताया था 30, और ये उसने क्या बताया था, ये वाला, ये उसने बताया था 60। तो 30 के सामने ये 1 और ये 3, 1:3 रेशियो है। अगर आप ध्यान से देखो तो बस इस चीज़ को समझ जाना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सिर्फ डायग्राम बना के हो जाएंगे। एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है ये नहीं है कि मैं बना के ला रहा हूँ, ये ऐसी ऐसी एनिमेशन दिखाने के लिए मैं अपने क्वेश्चन क्रिएट कर दूँ ना, अभी वो दिन नहीं आए हैं, आएंगे भी नहीं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक, रंगीन में करेंगे हम तो। एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, एक लेक है, लेक का सरफेस है, मैंने ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है, इसके ऊपर एक पॉइंट है 60 मीटर, ये इस पॉइंट से एक बादल का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है, वो है मेरे भाई 30 डिग्री। लेक के 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, 60 मीटर ऊपर, ठीक है, यहाँ से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। ओके, एक्चुअल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ये मत सोचना नहीं आते, बहुत ही ईजी हैं, जिस तरीके से बुक्स वगैरह में दिए होते हैं उससे बहुत ही ईजी है। अभी मैं आपको बताऊँ, जितने ईजी बाकी क्वेश्चन उतना ये है, बस ट्रायंगल बनवाने का तरीका अलग है, एग्जामिनर का ट्रायंगल बनवाने का तरीका अलग है। और एक छोटा सा कंसेप्ट यूज होता है क्या, कि अगर यहाँ पर शीशा है और आप जो है शीशे से 10 मीटर इधर खड़े हो, मान लो अपने बाल बना रहे हो, 10 मीटर इधर खड़े हो, तो आपकी परछाई भी शीशे से 10 मीटर उधर दिखेगी आपको, आपकी जो इमेज बनी है। ऐसे ही नदी के ऊपर अगर कोई बादल 50 मीटर ऊपर है तो उसकी परछाई 50 मीटर नीचे ही दिखेगी। तो जहां पर जिस सरफेस के अंदर हम परछाई देख रहे हैं, जिसमें रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ये अपने फिजिक्स का रूल है कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट जितनी दूर है उससे उतनी ही दूर उसकी परछाई बनेगी, सिंपल सी बात, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है बस। तो लेक के 60 मीटर ऊपर एक पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो इसकी परछाई इस पॉइंट से, ये लेक है, यहां से जितनी ऊपर ये बादल होगा एग्जैक्टली उतनी ही नीचे इसकी परछाई बनेगी, तो नीचे इसकी परछाई बन रही है। ओके, तो इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस पॉइंट से वो है 60 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ प्यार से, दो ट्रायंगल बनी है, कैसी बनी है, 30 60 90 की बनी है, आप धजियां उड़ा दोगे कि नहीं, 30 90 और 60, 60 90 और 30 ऐसे कर देंगे 30 60 90 वाले क्वेश्चन को तो बहुत ईजिली। और 45 वाला भी कितना ही टाइम ले लेगा, बस हमने रट के नहीं रखा है, रेशियो को थोड़ा सा लिखना पड़ता है, तो कोई मुश्किल ही नहीं है। 30 60 90 की दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC, एक ट्रायंगल है ABD। ओके, और दोनों में ये AB जो है ये कॉमन है, ठीक है, बस उसने ये जो AE है इसकी लंबाई बता रखी है 60 मीटर, यहाँ से हम वैल्यू लेना स्टार्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक और चीज़ का ध्यान रखना है क्या, कि CF = FD, भाई परछाई वाला क्वेश्चन है तो इतना तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इस चीज़ को ध्यान रखें
कि जहाँ से रिफ्लेक्शन बन रही है वहाँ से जितनी ऊपर ये बादल है वहाँ से उतनी ही नीचे इसकी परछाई है। तो CF = FD, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना बस, और कुछ नहीं। वही 30-60-90 वाला क्वेश्चन है। तो क्या करूँ, दो ट्रायंगल के अंदर कौन सी साइड कॉमन है सर? AB कॉमन है, AB, तो इसकी लंबाई मैंने मान लिया भैया √3। तो ये क्या होएगा, ये 1 यूनिट होएगा यहाँ से यहाँ तक, 30 के सामने 60 के सामने 3 यूनिट होएगा, तो ये 3 यूनिट होएगा ये पूरा। तो मुझे एक बात बताओ, 3 और 1 4, ये पूरा C से लेकर D तक कितना बना है सर? 4। दो बादलों के बीच में डिस्टेंस है 4 यूनिट। तो मैंने क्या बताया, इस पानी से ऊपर जितना होगा इससे नीचे भी उतना ही होएगा। तो पूरा डिस्टेंस 4 है, तो उसको 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे कि नहीं? तो इससे नीचे मैं दे दूंगा 2 और इससे ऊपर भी दे दूंगा 2। उस 2 में से 1 यहाँ खर्च हो गया, तो 1 ये। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। 1 की वैल्यू बताकर बैठे हैं हमें, कितने की पूछ रहे हैं? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। क्लाउड की हाइट लेक के सरफेस से F से लेकर C की पूछ रहे हैं, यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं। 1 की 60 तो 2 की 120। क्या लिखना पड़ा? कुछ डायग्राम के अलावा कुछ भी लिखना पड़ा हो? कुछ भी नहीं लिखा। एक्सप्लेन करते हुए भी नहीं लिखना पड़ा, वैसे तो क्या ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं जितनी देर में एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को, आप उससे तेज निकालेंगे क्वेश्चंस को। देन ये आपके लिए मैंने दे दिया। फिर HW, क्योंकि ये बादल वाला क्वेश्चन है, तो कई बार बच्चों को लगता है कि ठीक है सर ने तो करा दिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। पता है मुझे ऐसे लगता है। एक ये HW कर लो, है मेरा देख लेना इसके लिए आंसर। ये आया हुआ है 2016 Tier 2 में। और एक बादल वाले में ही मैंने 45 डिग्री भी कर दिया है, एक ये वाला कर लो। ठीक है, मेरे सॉल्यूशन मेरा देख लेना, एग्जैक्टली सेम अंडरस्टैंडिंग होगी, अच्छे में कर लो। ठीक, नेक्स्ट ये बताओ। ऐसे ही वाइट पे ही करवा देता हूँ, एक आधे डायग्राम आएंगे। If the angles of the elevation of the top of a tower from 3 collinear point A, B and C on a line leading to foot of the tower, एक लाइन है जो टावर के फुट तक जा रही है, ओके। इसके ऊपर 3 कोलिनियर पॉइंट है A, B एंड C, उनसे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, हमें ये तभी तो पता चलेगा A कहाँ पर है। A से 30 डिग्री का एंगल है, तो सबसे दूर होएगा ये। जैसे जैसे पास जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। ये B है, ये C है, ये टावर का फुट मान लिया हमने D। देन फाइंड द रेशियो AB/BC। AB/BC ये मेरे ख्याल हम कर भी चुके हैं। √3:1 तो नहीं आएगा इसका, थोड़ी देर पहले हम ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था स्टार्टिंग में। देखते हैं। तो भैया 3 ट्रायंगल हैं, एक है 30, 90, 60 की सबसे बड़ी वाली, आई एम टॉकिंग अबाउट OAD। दूसरी है OBC 45, 45, 90। तीसरी है OCD, वही 30, 60, 90। तीनों ट्रायंगल में एक चीज़ कॉमन है, क्या? ये टावर की हाइट। इसको अज्यूम कर लेता हूँ, 60 के सामने भी पड़ती है ये, तो √3 अज्यूम कर लिया। ठीक है, सबसे छोटी ट्रायंगल में देखो 60 के सामने √3 है, तो 30 के सामने क्या होएगा? 1। अब बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, किस में? इसमें 45, 45, 90 ODB में। 45 के सामने √3, तो उस 45 के सामने ये √3, तो ये हो जाएगा √3-1। ओके, अब और बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, 30, 90, 60 ODA के अंदर 30 के सामने √3, तो 60 के सामने उसकी √3 गुणा बोले तो 3। अब ये पूरा 3, ये √3, तो 3 - √3, 3 - √3। इसका और इसका रेशो पूछ रहा है, बताओ। ऊपर में से आप √3-1 कॉमन लोगे, आंसर इज √3:1 या फिर √3। ठीक है, क्लियर है? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। तो एक टावर है, इसके ऊपर एक बंदा बैठा है, और एक हाईवे जो है वो टावर के नीचे से ही जा रहा है, टावर के फुट को ही अप्रोच कर रहा है। ठीक, तो एक बंदा वहां से एक कार का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है टावर के टॉप से, तो ये होता है अपना 30 डिग्री। वहां से डिप्रेशन मान लो या यहाँ से एलिवेशन मान। ठीक, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो कार चल रही है, 6 सेकंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये अपना निकला 60 डिग्री। क्लियर मेरे भाई? फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो कुल मिलाकर एग्जामिनर ने हमें बताया क्या है? एग्जामिनर ने हमें बताया है कि कार को A से लेकर D तक 6 सेकंड लगे।
बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि ए से लेकर डी तक 6 सेकंड लगे, तो डी से सी तक कितना टाइम लगेगा, टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो डबल डिस्टेंस जाने में डबल टाइम लगेगा, आधा डिस्टेंस जाने में आधा टाइम लगेगा, 3 गुना डिस्टेंस जाने में 3 गुना टाइम लगेगा। हमें पता है डिस्टेंस जितने गुना है टाइम उतने गुना लगेगा। तो हम तो सिर्फ ए डी और डी सी का रेशियो निकाल लेंगे जी, कार को हटाओ, ए डी और डी सी का रेशियो निकाल लेंगे, है यहाँ पर जितना टाइम लगा उसके हिसाब से फिर बता देंगे यहाँ पर कितना टाइम लगा। ये वाला जो डिस्टेंस, जिस रेशियो में डिस्टेंस आएगा उसी रेशियो में टाइम लगेगा, ऐसे बोल लें, ठीक है। अगर सेम स्पीड है तो डिस्टेंस एंड टाइम आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में करेंगे, ठीक है। तो चलो ए डी और डी सी का रेशियो निकालूंगा। तो कैसी ट्रायंगल है भैया, 2 ट्रायंगल हैं सर, 30 60 90 की 2 ट्रायंगल हैं, 30 60 90, और ये कॉमन साइड है। कॉमन साइड क्या है, टावर की लंबाई, इसको मैंने माना √3। तो यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, 3 में से 1 गए 2 यूनिट, 2:1 रेशियो होगा इनके टाइम का, इनके डिस्टेंस का रेशियो है 2:1, तो टाइम का रेशियो भी 2:1। और इस 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6 सेकंड से, कि 2 यूनिट डिस्टेंस जाने में 6 सेकंड लगा, तो 1 यूनिट डिस्टेंस जाने में 3 सेकंड लगेंगे, खत्म, ऑप्शन है। क्लियर है। तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन करोगे प्लीज, ये बताओ, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी कम्बरसम हो गया ना, ब्लैक वाइट, इसका कुछ निकालूंगा मैं जुगाड़, कि मैं बिना कुछ बटन दबा के, टेक्निकल आपका भाई, बट टाइम मिलेगा तो निकालूंगा, टाइम लगता है इन चीज़ों में। ए पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑब्जर्व्स ए व्हीकल मूविंग टुवर्ड्स हिम एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, ओके। इट टेक्स 10 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 45 to 60 डिग्री। अब 45 डिग्री का इन्वॉल्व हो गया, तो हो सकता है थोड़ी सी भैया रूट वगैरह आ जाए। दोनों ट्रायंगल 30 60 90 की हो तो कोई पंगा नहीं होता, ठीक है। फ़र्क क्या ही पड़ता है, टावर के टॉप पर एक बंदा खड़ा है, उसने देखा कि 45 डिग्री से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है या डिप्रेशन है, 45 से 60 डिग्री होने में 10 मिनट लगते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में कार को 10 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने में देखो थोड़ा सा नीचे है, बट ये नहीं मानोगे कि थोड़ा सा नीचे तो तेज चली जाएगी कार, ठीक। एग्जामिनर ने नीचे नहीं बता रखा। चलो, तो जो रेशो डिस्टेंस का होगा वही रेशो टाइम का होगा, जहाँ ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ ज़्यादा टाइम। तो मैं डिस्टेंस का रेशो निकालूंगा और उसके हिसाब से बता दूंगा। तो निकालें फिर डिस्टेंस का रेशो, बहुत ही सिंपल है। 2 ट्रायंगल है, 45 45 90, 30 60 90, उनके सामने ये वाली साइड कॉमन है, तो कॉमन साइड की लंबाई, जो कॉमन साइड है वो 60 के सामने भी है, 45 के सामने भी है, तो मैं √3 यूनिट अज्यूम कर लूँगा। छोटी ट्रायंगल में अगर 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 यूनिट होएगा। अब मैं आता हूँ बड़ी ट्रायंगल में, अगर 45 के सामने √3 है तो 45 के सामने ये पूरा √3 हो जाएगा, तो √3 - 1, ये √3 - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 - 1 की वैल्यू पता है, क्योंकि जो डिस्टेंस का रेशियो वही टाइम का रेशियो। √3 - 1 की वैल्यू पता है, 1 की निकालनी है। √3 - 1 की वैल्यू कितनी है, 10 मिनट। क्या बताया भैया, इट टेक्स 10 मिनट्स, ठीक है, ये बताया है, ओके। तो और मिनट वगैरह सेकंड में ही पूछा है ना, ठीक है। तो √3 - 1 यूनिट की वैल्यू है 10, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होएगी, 10 बटे √3 - 1। इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करूं, इसको मैंने ऊपर भेज दिया, नीचे क्या छोड़कर जाएगा, नीचे छोड़कर जाएगा दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, यानी कि 2 से काट दूंगा, तो 5 × √3 + 1। तो √3 की वैल्यू पता है, क्योंकि वहां पर देखो क्या कर रखा है इन्होंने, अप्रोक्सीमेट बॉल रखा है, अप्रोक्सीमेट बॉल भी नहीं रखा, बट अप्रोक्सीमेट ही निकालेंगे। अब ये इतनी गंदी वैल्यू है, तो ये होती है 1.732, तो इसमें 1 जोड़ूंगा तो 2.732, तो इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 × 15 और 1 16, 5 × 7 35 और 1 36, 5 दूनी 10 और 3 13, 13.66, ठीक है। इसको कहीं ना कहीं लगभग अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं कि 13 मिनट और 2/3 मिनट। 2/3 मिनट को उसने कन्वर्ट कर रखा है 40 सेकेंड्स में, 60 से गुणा करके। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, पता है। तो 2/3 मिनट का मतलब इंटू 60 करूंगा तो 40 सेकंड, 13 मिनट 40 सेकंड एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी इजी है बहुत। ए लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल सच दैट इट जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ द वॉल। एक सीढ़ी को ऐसे रखा गया है, ये दीवार है कि बस ये दीवार के टॉप तक ही पहुंच पाती है बेचारी, ठीक है। द फुट ऑफ द लैडर इज एट 5 मीटर्स फ्रॉम द वॉल।
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वॉल फ्रॉम द बेस ऑफ द लैडर इज 15 डिग्री। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया है, कई क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ये बताता है कि लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दी वॉल, ऐसे बता देगा कि दीवार के साथ क्या एंगल बना रही है। और हमारी आदत क्या है इस एंगल को लिखने की, ये लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद दी वॉल, दीवार से इतना एंगल, ये एंगल बता देता वो लैडर वाले में खासकर, सीढ़ी वाले में खासकर। तो ध्यान से पढ़ा करो स्टेटमेंट को। अब तो इट्स ओके, उसने ये वाली बताई है 15, 75, 90। तो मैंने सोचा एक आधा क्वेश्चन इसका भी इंक्लूड कर लें जो आया हुआ है, थोड़ा सा आपको पता लग जाएगा वो क्या करता है। तो सिंपल है, बात वही है, 30, 60, 90 ले लो, 45, 45, 90 ले लो, 15, 75, 90 ले लो, बात वही है। हमें साइड्स की लंबाइयों का रेशियो पता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को करेंगे। कंसेप्चुअली कुछ डिफरेंट नहीं होता है, बस वैल्यूज अलग हो जाती हैं। तो 15 के सामने वाली लंबाई मैं मानता हूँ √3 - 1, 75 के सामने वाली हम मानते हैं √3 + 1, 90 के सामने वाली क्या होती है 2√2। तो ये है लैडर की लंबाई। जब CD की बात होती है तो जनरली वो हाइपोटेन्यूज को भी यूज करता है लैडर की लंबाई को, पतंग उड़ा रहा होता है तो भी डोर की लंबाई है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लेंथ पूछ रहा है, उसने बताया क्या है, लैडर 5 मीटर दूर है, तो यानी कि √3 + 1 की लंबाई है 5, इतने यूनिट की लंबाई 5 है, तो इतने यूनिट की लंबाई 5 है, तो एक यूनिट की लंबाई क्या होगी 5/√3 + 1। पूछ कितने की रहा है 2√2 की, तो 2√2 यूनिट की लंबाई कितनी होगी बस। तो इन चीज़ों से कभी भी डरना मत। हम पहले तो ये देखेंगे कि पॉइंट में दे रखा है या रूट में, तो रूट में दे रखा है तो रूट में ही रहने देंगे। अब मैं इस चीज़ को ऊपर भेज रहा हूँ, √3 + 1 है तो ऊपर जाकर हो जाएगा √3 - 1, और नीचे क्या छोड़कर जाएगा, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, 3 में से एक गए तो 2 छोड़कर जाएगा, उससे मैंने काट दिया। तो दिस इज योर आंसर। 5√2 को अंदर दे रखा है उसने, मेरे ख्याल अंदर अगर उसने दिया तो 5√6 - 5√2, ये रहा, मल्टीप्लाई कर दिया उसने उसको अंदर 5√2 को √3 - 1 से। दैट्स ऑल, काफ़ी जल्दी खत्म हो गया ये लेक्चर, है ना। एक और लेक्चर होएगा इसका, मैं सोच रहा था कि मतलब जस्ट एक ही वीडियो में निपटा दूँ, बट ये नहीं निपट पाया। मेन चीज़ तो ये है ना कि कितने अच्छे से हम काम कर रहे हैं, है ना। तो आँखों का मामला था तो 1-2 दिन वीडियो नहीं बना पाया, और ठीक है मैं शनिवार को आपको वीडियो मिल रही है के एवज में, ठीक है। एक दिन वीडियो फ्राइडे को नहीं आ पाई तो बाकी ठीक है, दैट्स ऑल। अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ भाई, ठीक है। ऐसे ही पढ़ते रहो। और कितना मज़ा आया इस लेक्चर के अंदर, कितनी की इंप्रूवमेंट हुई आपकी हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर, अगर कुछ नया सीखने को मिला है कमेंट तो नहीं कर सकते यहाँ पर, तो जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर डेफिनेटली बताना, ठीक है। जाने नहीं दूंगा, देखो है, अब पक्का बताना अगर आपको ये लगा कि हाँ यार मज़ा आ गया, ठीक है। हाँ सर मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं।